हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जी के चैनल पर। आज की वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रैक्टिस सेट रहेगा, ये तीसरा रहेगा। इससे पहले दो सेट अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिएगा। ये तीसरा सेट है। इसमें हिंदी, इंग्लिश और जो जनरल जीएस से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखेंगे। सेट तीसरा रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हिंदी का है, बादल शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो बादल शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा नीरद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीरद हो जाएगा। और भी बादल के जो पर्यायवाची होते हैं, अम्बुद होता है, वारिद होता है, जलद, मेघ, ये होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय शब्द का विलोम क्या है? तो उदय शब्द का विलोम हो जाएगा आपका अस्त। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कुछ इजी भी क्वेश्चन है। उदय का अस्त हो जाएगा विलोम शब्द। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा का उदाहरण है? तो संज्ञा का उदाहरण है व्यक्ति, वस्तु या नाम के स्थान को संज्ञा कहते हैं। तो नाम है मोहन, तो मोहन हो जाएगा संज्ञा। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। देखिएगा आपके भी इसमें काफी सारे क्वेश्चन सही होंगे। प्रैक्टिस सेट है तो आपको आइडिया लग सकता है आपको कौन सा सेशन में या किसी भी सेशन के टॉपिक में कौन सा टॉपिक आपका क्लियर नहीं है। उस हिसाब से आप अपना उस टॉपिक पर अच्छे से जोड़ दे के पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना उल्लू सीधा करना। ये मुहावरा पूछ रहा है, अपना उल्लू सीधा करना। तो इसका इसी सा मतलब है अपना मतलब निकालना, अपना मतलब सिद्ध करना। ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। फिर है, नींबू खट्टा है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? विशेषण क्या होते हैं? जो सब विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होते हैं। तो इसमें खट्टा ही खट्टा विशेषण है। तो इसमें पूछा, निम्न में से कौन सा विशेषण है? खट्टा विशेषण है लेकिन इसमें प्रकार पूछ रहा है, कौन सा प्रकार हो जाएगा? ये उसका गुण है। खट्टा जो नींबू है उसका गुण है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर छठवां है, शेर पेड़ डैश सो रहा था। तो इसमें क्या पूछ रहा है? रिक्त स्थान में उचित संबंध बोधक अव्यय भरना है। अव्यय, तो शेर पेड़ पर सो रहा था, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? पेड़ पर तो सोएगा नहीं, पेड़ पर, पेड़ के नीचे ही सोएगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी, जो चीज कभी कभी बोलने में सही लगती है वो आंसर नहीं हो सकता। पेड़ पर या पेड़ के ऊपर सोएगा नहीं, के साथ भी नहीं सोगा, के अंदर भी नहीं सोगा, पेड़ के नीचे ही सोएगा ना। तो पेड़ शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर है, निष्काम का संधि विच्छेद है। तो निष्काम का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो नी ये विसर्ग लगेगा प्लस काम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, नी प्लस काम। ये तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे, इसमें अधिकतर जो विसर्ग संधि होती है इसमें तो ये विसर्ग लगा ही होता है, और ये अधिकतर ये जो षटकोण वाला सा है इससे टूटकर बनता है। तो ये आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। उसी में तो पूरी वर्णमाला बटी रहती है। कौन से होते हैं? दो होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट हो जाएगा, सी हो जाएगा, स्वर और व्यंजन। फिर नेक्स्ट है, बानी का तत्सम रूप क्या है? तो बानी का तत्सम रूप हो जाएगा वाणी। ठीक है, बानी जो तत्सम है मतलब संस्कृत का शब्द है, इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? वाणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर है, निम्न में शुद्ध शब्द है। इसमें शुद्ध शब्द बताना है। ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, काफी बार गलत भी हो जाता है। इसका सही जो लिखा जाएगा, कब इत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी बी करेक्ट है, कब इत्री लिखा जाएगा। बोलने में तो सब सिमिलर है लेकिन जो लिखा जाएगा वो वर्तनी के रूप में यही सही रहेगा, कब इत्री, कवित्री। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, यह वह तुम आपको क्या कहेंगे। इसमें पूछ रहा है संज्ञा है कि सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्या है? तो ये सब आप बता ही लेंगे। ये सर्वनाम के एग्जाम्पल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और सर्वनाम क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे क्या कहते हैं? तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेषण ही कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसकी विशेषता बतलाई जाए। एक होता है शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है, इसमें पूछ रहा है जिसकी विशेषता बतलाई जाए। कोई शब्द है, जैसे कि एक शब्द जैसे ले ले, सुंदर लड़की। तो अगर सुंदर लड़की है तो जो सुंदर तो उसकी विशेषता है, जिसकी विशेषता बताई जाए मतलब जैसे लड़की, फिर से देखते हैं, सुंदर लड़की, जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल सुंदर लड़की। तो जिसकी विशेषता विशेषता इसमें अगर पूछा जाए विशेषण क्या है, तो विशेषण तो सुंदर है क्योंकि उसकी विशेषता बताया जा रहा है।
लेकिन इसमें पूछा जिसकी विशेषता बतलाई जाए, मतलब किसकी विशेषता बतलाई जा रही है, लड़की की विशेषता बतलाई जा रही है। तो लड़की क्या हो गई, विशेष, उसको क्या कहेंगे, विशेष है। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा। अगर जल्दीबाजी में देखा जिसकी विशेषता बतलाई जाती है तो अधिकतर तो इसका सी आंसर कर देंगे, विशेष है। लेकिन जिसकी विशेषता बतलाई जाए, मतलब यदि इसमें अगर होता कि लड़का सुंदर है तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, लड़के की विशेषता, तो लड़का क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। और ये तो विशेषण है ही, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विशेष। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक शब्द हैं। तो यौगिक शब्द पूछ रहा है, यौगिक शब्द हो जाएगा जो दो शब्दों के मेल से बनता है। जैसे कि राजमहल शब्द संरचना यदि आप पढ़ें तो उसमें तीन प्रकार के होते हैं शब्द, यौगिक, योग रूढ़ और एक होता है रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, जो टूट कर अलग नहीं हो सकते। जैसे कि कमल है, कमल को अगर अगर हम का हटा देंगे, मल कर देंगे तो सेंटेंस सही नहीं, इसका वर्ड सही नहीं बनेगा। पीताम्बर जो है ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा योग रूढ़, जिससे दूसरा मतलब जिसके मेल से पीला है प्लस अंबर, तो पीताम्बर से हो जाएगा योग रूढ़ शब्द, जिससे तीसरा अर्थ निकल रहा हो। और राजमहल, देखिए राजमहल दो शब्द मिले हुए हैं, राजा का महल, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, यौगिक। और ये जो जलज है ये भी हो जाएगा योग रूढ़, इससे भी जलज, इससे भी बादल का पर्यायवाची बन रहा है ना, जलज, सॉरी कमल का पर्यायवाची है जलज सरोज, तो ये जलद दा हो जाएगा तो वो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें आपको यौगिक शब्द बताना है जो दो शब्दों के मेल से बनता है, राजमहल, राजा का महल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, त्रिनाथ में कौन सा समास है। तो त्रिनाथ में कौन सा समास है, इसमें है द्विगु समास। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ए, द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, जहाँ पहला पद संख्यावाची हो और समूह का बोध कराता है। द्विगु में एक सिंपल सी एक इसकी परिभाषा है जिसमें संख्यात्मक चीजें दिखती हैं शब्द में, तो वो द्विगु समास हो जाएगा। त्रिनाथ, इसका क्या मतलब हो जाएगा, तीनों नाथ का समूह त्रिनाथ है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। फिर है बकरी का बहुवचन पूछ रहा है, बकरी का बहुवचन क्या हो जाएगा, बकरियां। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यहाँ पर चंद्र बिंदी लगेगी तो करेक्ट हो जाएगा बी। फिर है पूछ रहा है, जो हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर कौन से होते हैं। तो आपने जब हिंदी वर्णमाला का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा, तो अर्ध स्वर किसे कहते हैं, या और वा, किसे बोलते हैं अर्ध स्वर, या और वा को। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, या मिल गया। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और काफी एग्जामों में पूछा जाता है। या और वा को हम क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो वाच्य के तीन भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। और कौन कौन से होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, है ना, पढ़े होंगे हिंदी में, कौन से होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट है, ये सिंबल दिया हुआ है, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है। तो जो विराम चिन्ह है इसमें पूछ रहा है इसका नाम क्या है, तो इसको कहते हैं विस्मयात, विस्मय बोधक। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अल्प विराम है नहीं, ये पूर्ण विराम तो ये होता है, अल्प विराम कॉमा होता है, प्रश्नवाचक तो सबको पता है, तो ये कौन सा है, विस्मय बोधक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है। फिर नेक्स्ट है, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो सौंदर्य कौन उत्पन्न करते हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलंकार ना। जैसे अलंकार बोलते हैं, जैसे कोई शब्द कोई लाइन है उसमें एक विशेष प्रकार का एक अलग ही इसका अर्थ निकलता है, अलंकार। ठीक है, जो शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, अलंकार। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा बी। और अलंकार में भी दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, तो वो अलग बात है, लेकिन ये याद रखेंगे, अलंकार कहते हैं सौंदर्य की दृष्टि से उत्पन्न जो शब्दों में जो अर्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं, अलंकार। फिर है या, रा, ला, वा, किस प्रकार के व्यंजन है। तो या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन के अंतर्गत आते हैं हिंदी वर्णमाला में, तो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। या, रा, ला, वा किसमें काफी बार पूछा जाता है, अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो तत्सम मतलब संस्कृत रूपी जो शब्द होते हैं, तद्भव जो हिंदी में प्रकट होते हैं, हिंदी में जिनकी गणना गिनती की जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द नहीं है। तो तत्सम शोक भी है, पृथ्वी भी है, चंद्र भी है, परख है, ये तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है, हिंदी रूपी शब्द है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, परख मतलब परीक्षा, परीक्षा उसका तत्सम हो जाएगा। यदि
परख का तत्सम पूछेंगे तो परीक्षा हो जाएगा, परीक्षा का तद्भव क्या हो जाएगा, परख। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। फिर है सम उपसर्ग से बना है, जो उपसर्ग प्रत्यय होते हैं इसमें पूछ रहा है कि सम जो उपसर्ग है इससे निम्न में से कौन सा शब्द बना हुआ है। तो सम प्लस योग कौन सा हो जाएगा, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, समभाव तो होगा नहीं, स्वयं भी नहीं होगा, सुकर्म भी नहीं होगा, सम प्लस योग से बना हुआ है और तो उसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है, सम का यूज हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। फिर है रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग हो। उपसर्ग होते हैं जो शब्दों के आगे लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं ये शब्दों के मूलतः पीछे लगते हैं। तो रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है, ईला हुआ है, रंग प्लस ईला, ठीक है, रंग प्लस ईला। तो गीला है नहीं, ये इला भी छोटा इला भी नहीं क्योंकि यहाँ बड़ी की मात्रा लगी है ना, तो ये बड़ी ई ही होगा, ला भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा डी, ईला प्रत्यय लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट है साहित्य में रस का क्या अर्थ है। तो साहित्य में रस का अर्थ है साहित्य से मिलने वाली आनंदभूति, मिठास भी नहीं है, आनंद भी नहीं है, कोई फल का स्वाद भी नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा साहित्य से मिलने वाली आनंदभूति। रस जो रसों के प्रकार होते हैं हिंदी में पढ़े होंगे आपने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर, जैसे वीर रस, शोक रस, साहित्य हिंदी में आपने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, बड़ी कॉमन लोकोक्ति है, इसका मतलब पूछा जा रहा है इसका जगह थोड़े दिन का ये सुख फिर वही अंधेरी रात। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, थोड़े दिन का सुख। फिर हमारा इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट होता है इसमें देखेंगे विच ऑफ द, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन पंचुएट करेक्टली। सेंटेंस दिए हुए 4, इसमें से कौन सा करेक्ट जो अपने पंचक्शन के साथ विराम जो चिन्ह है इनके साथ कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन वो पूछ रहा है, रेनू सेड, रेनू ने कहा गिव गिव मी अ पेन कॉमा अ पेंसिल एंड अ बुक। और देख लेते हैं, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है तो इसमें तो इन्वर्टेड कामा लगता ही है, इसमें नहीं लगा हुआ है तो ये तो बिल्कुल ही करेक्ट, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर ये वाला कॉमा नहीं लगा हुआ है जो यहाँ पर लगेगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देखते ही पहचान जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। तो सही प्रपोजिशन इसमें फिल करनी है, वी नीड अ पेन टू राइट विद, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, वी नीड अ पेन टू राइट विद, उसके पेन के साथ लिखने के लिए यूज किया जा रहा है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो 4 प्रकार की मीनिंग दी गई है सबका मतलब एक ही है, सभी को एक ही हम प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे, कमेटी। तो इसकी सही मीनिंग क्या है ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसकी राइट मीनिंग हो जाएगी COMMITT, कमेटी, का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट है गिव द एंटोनिम्स ऑफ द एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना और इसका एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द, तो रिफ्यूज मतलब मना करना। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, जो विलोम शब्द हो जाएगा तो रिफ्यूज हो जाएगा, रिफ्यूज मतलब मना करना से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है द अपोजिट ऑफ अ डिपार्चर इज। तो डिपार्चर का अपोजिट या एंटेनिम्स ही उसका मतलब है। तो डिपार्चर मतलब होता है प्रस्थान करना, क्या होता है, प्रस्थान मतलब निकलना। और अराइवल का मतलब होता है आगमन, आना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, डिपार्चर का अपोजिट क्या हो जाएगा, अराइवल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ प्रोनाउन इन द गिवन सेंटेंस। तो प्रोनाउन का प्रकार पूछ रहा है, तो इसमें तो पहले आपको पता होना चाहिए प्रोनाउन क्या है, जो संज्ञा के स्थान पर यूज हो। द डॉग लुक्ड एट इटसेल्फ इन द मिरर। डॉग ने अपने आप को मतलब स्वयं को मिरर पर देखा, शीशे पे देखा। तो इटसेल्फ नाउन की जगह प्रयोग हो रहा है ना डॉग की जगह, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोनाउन। अब प्रोनाउन में पूछ रहा है कौन सा प्रकार का है, तो ये हो जाएगा जिसमें इट सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ लगता है। तो ये प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जहाँ भी प्रोनाउन का प्रकार पूछे इट सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ लगे तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से ये इसकी पहचान कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड एंड सेंटेंस। अ प्लेस वेयर बीज, बीज मतलब मधुमक्खी, आर कैप्ट, जो जहाँ मधुमक्खी को रखा जाता है, जहाँ मधुमक्खी पालन किया जाता है, उस जगह को क्या बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं एपेरी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जू तो चिड़िया घर हो जाएगा, एक्वेरियम तो मछली रखने वाला हो जाएगा, जहाँ मछली
रखा जाता है एक्वेरियम। ये एपरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ मधुमक्खियाँ जहाँ पाली जाती हैं। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 33वां है, व्हाट इज द एडजेक्टिव फ्रॉम द एक्सप्रेशन। 33वां है, व्हाट इज द एडजेक्टिव फ्रॉम द एक्सप्रेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है एडजेक्टिव बताना है क्या होगा इसका। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आई, इसमें लग जाएगा लास्ट में IONAL। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एक्सेप्शनल। एडजेक्टिव विशेषण बताना है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, अपवाद से सेंस लगा सकते हैं, एक्सेप्शनल। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मतलब क्या होता है, फसल काटना। इसका सिमिलर वर्ड ढूंढना है, हार्वेस्ट से सिमिलर क्या बनेगा, रीप। रीप मतलब भी होता है फसल काटने से संबंधित। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। शो जो दिया गया है ये होता है पौधे रोपना, ये सारी खेती से संबंधित वर्ड है। शो मतलब होता है फसल रोपना या पौधे रोपना से संबंधित है। और फ्रो क्या होता है, ये बीज बोने के लिए जो एक हल से खेतों में बनाई जाती है, जिसमें फल या सब्जियां लगाई जाती है, जिसको मेड़ भी कहते हैं आम भाषा में। तो ये होता है फ्रो का मतलब। अब प्लो होता है हल, जिससे खेत जोते जाते हैं ना, वो होता है प्लो। तो ये चीज़ याद रखेंगे, हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल काटना और रीप का मतलब भी होता है फसल काटना। फिर है द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का सिमिलर शब्द ढूंढना है इसमें। डिस्कार्ड मतलब कह सकते हैं अस्वीकार करना। डिस्कार्ड सिम कभी कभी हमारे मोबाइल में डिस्कार्ड हो जाती है, वो रिजेक्ट कर देती है। तो फिर इसका राइट आंसर उस हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो रिजेक्ट या डिस्कार्ड करना सेम ही मतलब है इसका। सिनोनिम्स राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। इंटरजेक्शन होता है विस्मयादि बोधक वाले शब्द। तो शट आई फॉरगेट माई नोटबुक, मैं नोटबुक भूल गई। इसमें तो कॉमन सी चीज़ है, जहाँ शट है तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। जहाँ ये सिंबल आ जाए वो आपका विस्मयादि या इंटरजेक्शन हो जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। जिस प्रकार आइस का संबंध कोल्ड से है मतलब ठंडे से है, उसी प्रकार स्टीम मतलब जो भाप में पका हुआ हो, स्टीम का सेंस हो जाएगा हॉट से संबंधित हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है प्लूरल ऑफ द थीफ। थीफ मतलब चोर। ये अब यदि आपने सिंगुलर प्लूरल पढ़े होंगे इंग्लिश ग्रामर में, तो जो जब थीफ या लास्ट में एफ आ रहा है, तो जब एफ को हटाया जाता है प्लूरल में, तो वो चेंज हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है VES में। किस में चेंज हो जाता है, VES में। तो उस हिसाब से जब इसका प्लूरल में चेंज होगा तो ये बन जाएगा थीव्स, है ना। एफ हट के क्या हो जाएगा उसकी जगह, VES हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर है राइट द फुल फॉर्म ऑफ वोंट। जैसे डू नॉट लिखा, इसको फिर से लिखते हैं यहाँ पे। जैसे कि डू नॉट होता है, उसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, डोंट लिख देते हैं ना। तो उसी प्रकार से ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। वोंट लिखा हुआ है तो ये किसका करेक्ट किसके साथ सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ। विल नॉट को क्या शॉर्ट में बोल देंगे, वॉन्ट। तो ये इसका, जैसे इज नॉट को इजंट बोल देते हैं, उसी प्रकार से ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर है चूज द मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द गिवन जंबल। इसमें जो मीन ये जंबल दिया हुआ है, इससे कौन सी करेक्ट मीनिंग बनेगी। यदि आपकी वोकैब में पकड़ अच्छी है तो आप देख के ही बता सकते हैं किसका कौन सा मीनिंग है। तो ये जो लिखा हुआ है, जो ये वर्ड है, इससे जो मीनिंग बन रहा है करेक्ट, इनिग्मा बन रहा है। तो ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, पहेली से। ठीक है, पहेली इसका मतलब होता है। तो इनिग्मा ये इसका करेक्ट हो जाएगा। जंबल वर्ड से जो करेक्ट सेंटेंस जो करेक्ट वर्ड बनेगा जिसका मीनिंगफुल मतलब, तो ये बन जाएगा पहेली से रिलेटेड है, इनिग्मा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर है पिक आउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण पूछ रहा है। तो वुड तो वर्ब है, ये भी नहीं होगा। दिल्ली नाउन है, रोहन भी सब्जेक्ट है, नाउन है, ये भी नहीं होगा। डाउट इसका करेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, संदेह, है ना। तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 है, रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट टेंस। आई हैव जस्ट सीन दैट फिल्म। मैंने जस्ट सीन दैट फिल्म, मैंने अभी जस्ट अभी एक फिल्म देखी
देखिए मतलब वो काम पूरा हो चुका है, तो ये किसके साथ चला जाएगा, परफेक्ट टेंस के साथ। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में इज आई के साथ होता है और आईएनजी लगता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में वाज वर्ड लगता है, पास्ट इंडेफिनिट है नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। इसकी सिंपल सी पहचान है, जहाँ हैज हैव आ जाता है वो परफेक्ट में ही उसको पहचाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। फिर है सी डैश एन एप्पल, उसने एक एप्पल खाया। उसने खाया मतलब इंडेफिनिट, खाकर ख़त्म कर दिया। तो इसमें जो काम पूरा हो चुका है उसके उसके साथ क्या जाएगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म जाती है, तो वर्ब की जाएगी सेकंड फॉर्म। तो ईट है ना, और एट, फिर इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। तो इसके साथ कौन सी जाएगी, हमारी सेकंड फॉर्म जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। फिर है चूज द करेक्ट वर्ब, इसमें वर्ब या पूरा सेंटेंस पूरा करना है। आई डैश माई वर्क बाय नेक्स्ट मंथ। आई डैश माई वर्क नेक्स्ट मंथ, मैंने अपना काम अगले एक मंथ में पूरा किया। तो इसको किस वर्ब के साथ सूटेबल फिल हो पाएगा, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय नेक्स्ट मंथ। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट में जाएगा, किस टेंस में जाएगा, ये परफेक्ट नहीं, सॉरी, जो हैव है परफेक्ट तो होता ही है, लेकिन आई शेल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय नेक्स्ट मंथ। तो ये कौन सा जो हमारा टेंस बन रहा है, ये कौन सा बन रहा है, इसमें फ्यूचर बन रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। मैंने अगले महीने में काम पूरा कर लिया। शैल मैं कर लिया नहीं होगा, अगर इसमें सेल हैव दिया हुआ है, सेल हैव अगर हम के साथ जाएंगे तो मैं एक महीने में काम पूरा कर लूंगा के साथ जाएगा, क्योंकि शैल हैव लग गया ना, शैल मतलब कि फ्यूचर में चला जाएगा ये। तो सेल कंप्लीटेड है नहीं कि मैं पूरा, कंप्लीटेड वहां लगता है जब कोई काम पूरा हो चुका होता है। और यदि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ जाएंगे तो उसको अगर पूरा करेंगे तो शैल हैव के साथ ही पूरा होगा, तो शैल हैव कंप्लीटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां, चूज द करेक्ट वर्ब, इसको भी पूरा करना है टेंस के साथ। इसके लिए आपको टेंसों की अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी ये पूरे कंप्लीट सही हो पाएंगे। देखते हैं, वी डैश फॉर 3 आवर्स नाउ। यदि इसको देखा जाए, वी हैव बीन रीडिंग, आई एम वी एम तो वी के साथ एम होगा नहीं, वी आर करेक्ट है, वी वर ठीक है। तो इसमें देखेंगे किसके साथ ये सुटेबल बैठेगा। तो वी हैव बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स नाउ, हम 3 घंटे से पढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, वी हैव बीन रीडिंग, हम 3 घंटे से पढ़ रहे हैं। जहां आपको समय का अनुमान दिखे कि 3 आवर्स नाउ या 4 आवर्स या सिंस 2 डेज, तो हैव बीन के साथ इसका सेंटेंस बनेगा। और टेंस की यदि बात की जाए तो ये कौन सा टेंस बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा। कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी के साथ आता है, कौन सा बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जहाँ पर हैव बीन हैज बीन का यूज होता है तो और आईएनजी, तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ही डैज द एग्जाम्पल ऑफ महाराणा प्रताप ब्रेवरी। ही डैज द एग्जाम्पल ऑफ महाराणा प्रताप ब्रेवरी, महाराणा प्रताप की जो बहादुरी है, इसका एग्जाम्पल के लिए एक सुटेबल वर्ड पूछ रहा है। तो ये जुड़ जाएगा किसके साथ, सिटेड के साथ। सिटेड, ऑप्शन नंबर ए। इसका जैसे सेंस अगर अगर हमें पता होगा तो इसको हम अच्छे से फिल कर पाएंगे। इसका मतलब होता है उत्कृष्ट बहादुरी या सराहनीय कार्य। तो जो सिटेबल वर्ड जाएगा ये महाराणा प्रताप की ब्रेवरी के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग ईडियम इज द रॉन्गली क्वेटेड। इसमें 4 ईडियम्स दिए गए हैं और बताना है इसमें कौन सा गलत है। तो पहले तो जो आते हैं उनको देख लिया जाए। अप्स एंड डाउन्स मतलब उतार या चढ़ाव जो जीवन में होते रहते हैं। स्नेक इन द ग्रास, स्नेक इन द ग्रास मतलब घास में सांप, मतलब एक ऐसा आदमी जो दिखने में तो बहुत ईमानदार हो लेकिन वो अंदर से विश्वासघाती हो, स्नेक इन द ग्रास। तो ये भी सही है। और टू सिट ऑन द फेंस, फेंस मतलब होता है चारी दीवारी। टू सिट ऑन द फेंस मतलब चारी दीवारी पर बैठना, मतलब दुविधा में होना, मतलब कभी भी गिर पड़े, इधर उधर से रिलेटेड, मतलब दुविधा में होना। चूज मतलब चूज ना कर पाना, क्या करना है क्या नहीं। टू सिट ऑन द फेंस का इडियम्स हो जाएगा दुविधा में पड़ना। और जो गलत मुझे लग रहा है, नेल एंड टीथ, क्योंकि इसका जो करेक्ट होता है वो होता है, नेल नहीं होता है, इसकी जगह होता है टूथ एंड नेल। क्या होता है, टूथ एंड नेल।
तो नेल एंड टीथ नहीं होता, ये उसको अपोजिट कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया है। टूथ एंड नेल इसका करेक्ट इडियम्स होता है, और इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, किसी काम को हासिल करने से रिलेटेड है, किसी कार्य को किसी भी तरीके से हासिल करना। टूथ एंड नेल इसका करेक्ट इडियम्स होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है, रॉन्गली क्वेटेड है ये। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चूज द सब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। सब्जेक्ट मतलब कि इसमें विषय बताना है। सब्जेक्ट हो जाएगा बापी। बापी कोई नाम है, बापी कैन सिंग वेरी वेल, बापी अच्छे से गा सकता है, इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बापी। ठीक है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज द फेमिनिन जेंडर। इसका फेमिनिन, जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग, उसी तरह है इंग्लिश में भी फेमिनाइन और मैस्कुलिन जेंडर। तो इसमें पूछ रहा है नाउन इज द फेमिनिन जेंडर, इसमें फेमिनाइन जेंडर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी, सॉरी सी, डक, डी बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा सी, डक। क्योंकि जो डक है, डक का तो कौन सा है, पुल्लिंग, मतलब कि मैस्कुलाइन जेंडर है। इसका अगर हम फेमिनिन जेंडर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा DRA सी के। जो डक है स्त्रीलिंग है। नाउन इज द फेमिनाइन जेंडर। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन, ऐसा कौन सा संज्ञा है जो फेमिनाइन जेंडर में है। अच्छा, फेमिनाइन जेंडर में ऑलरेडी है, तो जो डक है, डक हमारा स्त्रीलिंग ही है। इसका यदि बात करें पुल्लिंग की, तो इसका पुल्लिंग हो जाएगा ड्रग्स, इसकी मीनिंग हो जाएगी DRAKE। ठीक है, ये हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग है, ये हो जाएगा पुल्लिंग, मतलब मैस्कुलिन। इसमें हमको बताना है फेमिनाइन जेंडर को। क्वेश्चन को सही से पढ़ना भी अच्छी बात है, कि तभी क्वेश्चन सही हो पाएगा, नहीं तो कुछ क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो सकते हैं। और कुक का क्या हो जाएगा, कुक का हो जाएगा हैन, है ना। स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा हैन। और इसमें पूछा था कौन सा ऑलरेडी स्त्रीलिंग में दिया हुआ है। डॉग पुल्लिंग है, और इसका फेमिनाइन क्या हो जाएगा, बिच। और डक, डक यानी ड्रैग जो होगा ये वो पुल्लिंग हो जाएगा, और फेमिनाइन हो जाएगा, इसका मतलब स्त्रीलिंग हो जाएगा डक। और फॉक्स भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग दिया हुआ है, और मैस्कुलिन जेंडर में दिया हुआ है। इसका फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा, जो फॉक्स लोमड़ी होती है, इसका हो जाएगा विक्सन। फिर से यहाँ लिख दे रहे हैं विक्सन। ठीक है, ये इसका हो जाता है फेमिनाइन जेंडर, मतलब स्त्रीलिंग में। और फॉक्स हो जाता है लोमड़ी, और ये हो जाता है मादा लोमड़ी, ये हो जाएगा हमारा पुल्लिंग में जाएगा, ये स्त्रीलिंग में जाएगा फेमिनाइन जेंडर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फेमिनाइन जेंडर में कौन सा है, डक। अगला क्वेश्चन है द वाइंड wrapped इट्स आइसी फिंगर्स अराउंड माई बॉडी। तो इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा कि हवा ने अपनी बर्फीली उंगलियां शरीर को चारों ओर से अ, लपेट लिया, wrapped कर लिया है, घेर लिया है। तो ये अलंकार, इसमें पूछा है दिस सेंटेंस इज एन, इसमें जो दिया गया है सारे ये अलंकार दिए गए हैं। तो इसमें ये हो जाएगा रूपक अलंकार, ये होगा नहीं, तो ये हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन देखते ही पता चल रहा है, जैसे कि इसका अगर हिंदी में मतलब अब ये बताया, हवा ने अपनी बर्फीली उंगलियां शरीर के चारों ओर से व्याप्त किया, लपेट लिया, ये मानवीकरण अलंकार, मतलब ऐसा है नहीं, कोई चीज है नहीं, हवा कोई व्यक्ति वस्तु नहीं है, लेकिन उसने किसी अमूर्त को व्यक्ति के रूप में दिखाया हुआ है, अमूर्त चीज को। तो ये हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन, जिसे हिंदी में मानवीकरण अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये इंग्लिश का सेशन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं जीएस का सेक्शन। देखेंगे जीएस का, निम्न में से किससे मृदा क्षरण रोका जा सकता है। निम्न में से किससे मृदा क्षरण रोका जा सकता है। मृदा क्षरण, पेड़ लगाने से मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा पेड़ लगाने से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, क्या, पेड़ लगाने से मृदा क्षरण, जो मिट्टी में कटान होता है, उसको रोका जा सकता है। फिर है सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो अभी तक तो 9 थी, जो यम एक हटा दिया गया है, तो अब हो गई है 8। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन कौन सा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। लास्ट में एक 9वां यम भी था, लेकिन उसको हटा दिया गया है सौरमंडल से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिर है हैजा, निम्न में से किससे फैलता है। तो हैजा मक्खियों व जीवाणुओं जुवाड़ियों के द्वारा फैलता है, तो और ये एक संक्रामक रोग को भी फैलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हैजा किसके द्वारा फैलता है, मक्खियों के द्वारा, और मलेरिया मच्छरों से होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। फिर है छत्तीसगढ़ की राजधानी। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है हो जाएगी रायपुर। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
वोट करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो वोट करने के लिए न्यूनतम आयु वर्ष है 18 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 18 वर्ष। लेकिन पहले जो थी ये 21 वर्ष थी। और ये जो फिर जो संविधान का 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में, 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ, उसमें इसको 21 वर्ष से हटाकर वोट करने की आयु को 18 वर्ष कर दिया गया। ये भी याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। फिर है अहिंसा ही परम धर्म है, ये कहा गया है। तो ये किसी महान पुरुष ने कहा है। किसने कहा है अहिंसा ही परम धर्म है? ये महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा कहा गया है? महात्मा गांधी द्वारा ये कहा गया है, अहिंसा ही परम धर्म है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो भारतीय गणराज्य की स्थापना हुई 26 जनवरी 1950, जिस दिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी 1950 को। और आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। इसमें गणतंत्र या गणराज्य पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देना है। 47 में स्वतंत्रता मिली और गणराज्य संविधान कब स्थापित हो गया? 1950 को। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन 1857 ईस्वी की लड़ाई में नहीं था? तो जो 1857 की क्रांति, महान क्रांति हुई मेरठ से, तो इसमें कौन सा महान व्यक्ति नहीं था? रानी लक्ष्मीबाई थी, इन्होंने झांसी से नेतृत्व किया। और जो नाना शाह पेशवा थे, इन्होंने कानपुर से किया। और जो तात्या टोपे थे, इन्होंने ग्वालियर और झांसी और कानपुर दोनों से किया था नेतृत्व। और दादा भाई नौरोजी इसमें नहीं थे 1857 की क्रांति में, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखेंगे आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा। इसका सन भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, 1875। ठीक है, 1875। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इनका एक महत्वपूर्ण नारा भी पूछा जाता है, वेदों की ओर लौटो। वो भी याद रखेंगे। और इनकी एक पुस्तक भी पूछी जाती है सत्यार्थ प्रकाश के नाम से, है ना। सत्यार्थ प्रकाश इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक भी है। और वेदों की ओर लौटो इनका प्रमुख नारा है। ये सब चीज़ें याद रखेंगे। फिर है निम्न में से कौन महाद्वीप नहीं है? तो महाद्वीप तो इंडोनेशिया ही देख के पता चल गया है, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये इंडोनेशिया कोई महाद्वीप नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एक द्वीप है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2 और 3। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। कितना है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात? 2:3। ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो राष्ट्रीय ध्वज है, ये कब अपनाया गया, उसकी डेट भी इम्पोर्टेंट है। 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया। ठीक है, ये चीज़ें याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट डेट है। सन भी के साथ पूछा जाता है, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार देता है? तो जो समानता का अधिकार देता है ये है अनुच्छेद 14। ठीक है, मौलिक कर्तव्य में ये पढ़ा जाता है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है संविधान में। जो समानता का अधिकार है इसको किस में रखा गया है? अनुच्छेद 14 में, कि प्रत्येक भारत के सभी नागरिकों को विधि के समक्ष या कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। फिर है सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो सबसे गहरा जो महासागर है ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा बड़ा महासागर है। और जो इसका गहरा स्थान है पूछ लिया जाता है मैरियाना ट्रेंच, कौन सा है उस स्थान का, क्या नाम है? मैरियाना ट्रेंच। हिंदी में मैरियाना गर्त के नाम से भी आता है कभी कभी ऑप्शन में, तो इसको भी याद रखेंगे। फिर है सितारों के एक समूह को क्या कहा जाता है? तो सितारों के एक समूह को जो कहा जाता है ये नक्षत्र मंडल कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आसमान में जो तारों के समूह के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी आवश्यक जो रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में ऊर्जा प्रदान किया जाता है। ये आपने बायो में बहुत क्वेश्चन पढ़ा होगा, है ना। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर नेक्स्ट है वह कौन सी
वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है, वो कौन सी इसमें गैस है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये क्या करती है, इसके इसके साथ जो हीमोग्लोबिन के साथ जब ये क्रिया करती है तो कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है और इससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण ये दम घुटना वाली घटना होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसके लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर नॉर्वे किस देश की राजधानी है? तो नॉर्वे राजधानी है ओस्लो। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा सी। नॉर्वे देश की राजधानी क्या है? ओस्लो है। ठीक है, और जो ये अबुजा है ये नाइजीरिया की है और जो बर्न है ये स्विट्जरलैंड की है। ठीक है, मोनाको शायद कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है ए ओ ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये की गई थी ए ओ ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका अब दिसंबर 1885 है, पूरी डेट याद रखेंगे। भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। फिर है संविधान के अनुसार भारत की संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ए। कौन कौन से होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, संसद के जो 3 अंग माने गए हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। फिर है तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था बृहदेश्वर मंदिर, इसे कहते हैं बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चोल शासकों द्वारा बनवाया गया था। जो तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर है, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण चोल शासक में राजा थे, शासक थे राजराज प्रथम द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, चोल शासकों द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। फिर किस हार्मोन का उपयोग तृणनाशक के रूप में किया जाता है? तो तृणनाशक के रूप में किया जाता है 2,4-D। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक होता है। इसका उपयोग तृणनाशक मतलब जो खरपतवार नाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो नाम होता है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। फिर भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक लंबी है? तो किसकी लंबी है? गुजरात में। भारत में जो तटीय रेखा है, जो सीमा मतलब समुद्र से जो छूती हुई है, तो उसकी तटीय रेखा जो सबसे लंबी है ये गुजरात की है और सबसे छोटी किसकी है? गोवा की है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है RNA। RNA का पूरा नाम क्या है? तो RNA का पूरा नाम हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड देख लेंगे, सब में सिमिलरिटीज हैं। राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। रिवर्स इसमें न्यूक्लिक है तो ये नहीं होगा, रिजर्व राइबो होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। फिर है अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था महात्मा बुद्ध द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। जो अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांतों का प्रतिपादन महात्मा बुद्ध द्वारा किया गया था। महात्मा बुद्ध ने मतलब इनके अनुसार इन मार्गों का अनुसरण करते हुए मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। जब आप महात्मा बुद्ध वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें यह आएगा अष्टांगिक मार्ग वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये आता है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। और इसमें यह भी पूछा जाता है, GST की स्लैब पूछी जाती है। 4 स्लैब होती हैं, 5%, 12%, 18 और 28। ठीक है, ये अलग अलग के हिसाब से स्लैबों के अनुसार इसको विभाजित किया गया है। और ये 75 क्वेश्चन थे जो कि पूरे GS के सभी क्वेश्चन हो गए। यहाँ 75 तक हमने हिंदी, इंग्लिश और GS का सेक्शन पढ़ लिया है। इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए बताइएगा। और नीचे जो क्वेश्चन हुए दिए गए हैं, ये 25 क्वेश्चन मैथ के हैं। जब आपको टेलीग्राम में इसका PDF दिया जाएगा तो उसमें मैथ के भी नीचे क्वेश्चन रहेंगे और उसके बाद में आपको इसका आंसर की जो सारे ऑप्शन सही है, जब आप मैथ का प्रैक्टिस सेट खुद से सॉल्व करेंगे तो आप उससे मैच कर सकते हैं। इसका आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। और यदि आपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से जुड़ जाइए। इसी तरह आपको सारे प्रैक्टिस सेट करवा दिए जाएंगे। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक पर।